Assalamu alaikum class. Hello, can you hear me now? आवाज आ रही है मेरी अब क्लियर? Yes, ma'am. चलो फाइनली ओके। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का इशू रहेगा क्योंकि मेरे ख्याल में बारिशों की वजह से, आई डोंट नो बारिशों की वजह से इस वजह से थोड़ा सा सिग्नल्स का इशू आ रहा है ना यहाँ पे। ओके नाउ वी विल स्टार्ट नाउ द लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ सबके साथ। कैन यू ऑल सी द स्क्रीन नाउ? सबको स्क्रीन नजर आ रही है? ओके Yes, ma'am. ओके। टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आज हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट में डिस्कस किया था, दैट वाज द इंट्रोडक्शन दैट बेस्ड ऑन द मार्केट एनालिसिस, जिसमें हमने इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था। एंड वी हैव डिस्कस सो फार द चेंजेस दैट अकर एवरी नाउ एंड देन विद इन द मार्केट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा होता है और उसको कोप अप करने के लिए हम इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे डील कर रहे होते हैं। अब वो आप चाहे हम कहें कि सॉट एनालिसिस के थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज देख रहे होते हैं या हम दूसरे तरीकों से, मगर सॉट एनालिसिस भी फर्दर हमारा जो हम गैदर कर रहे होते हैं या उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस विच वी आर डूइंग राइट नाउ, जिसमें हम लोगों ने आगे फर्दर किया था। हमारे पास हम लोगों ने बात की थी नेचर ऑफ कमोडिटी पे, whether it will be the elastic commodity, whether it will be the inelastic commodity। हमने कहा था कि अगर elastic commodity inelastic commodity होती है, that is evergreen in nature, जिसका पूरे साल market sales होती है and कहीं ना कहीं confirm sales होती है, तो we are more we have more chances of success। ठीक है ना। इन इलास्टिक कमोडिटी में कॉन्ट्रेरी टू दैट हम लोग देखते हैं कि वैल्यू एडिशन के साथ आती तो है, तो वो आपके पास उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, प्रॉफिट्स भी ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, मगर रिस्क भी ज़्यादा होता है, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट उसमें सेल्स आपकी इतनी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। फिर हम लोगों ने उसी चीज़ की बुनियाद पे, हमने उसी नेचर ऑफ कमोडिटी की बुनियाद पे सामने रखते हुए हमने बात की थी कैपिटल स्ट्रक्चर की। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को रिलेट किया था नेचर ऑफ कमोडिटी के साथ। हमने बात की थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर जनरली तो हम बात करते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो होता है एंड इट हेल्प्स यू एनालाइज कि आपके पास कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है और कितना किसी भी कंपनी के अंदर रिस्क ज़्यादा है या कम है। मगर जब हमने उसको नेचर ऑफ कमोडिटी के साथ रिलेट कर देते हैं, यानी हम कहते हैं कि अगर लायबिलिटी बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर इज अडॉप्टेड while dealing with inelastic commodities, the confirmed ones, those who have more market scope, those who have continuous increasing trend in the market, तो फिर हमारे पास वो जो लायबिलिटी बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इतना रिस्की नहीं होता जितना वो अगर हम वही लायबिलिटी बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर हम डील कर रहे हों इलास्टिक कमोडिटीज़ के साथ, यानी वो कमोडिटीज़ जो दोज आर मोर सेंसिटिव टू प्राइस इन द मार्केट, जिनकी प्राइस सेट करते हुए हमें ध्यान रखना होता है। क्योंकि हम लोग जो है एक बात और कि प्राइस हम लोग जब सेट कर रहे होते हैं, हमने पहले भी बात की थी कि प्राइस जब आप लोग सेट कर रहे होते हैं तो आपको ये देखना होता है जो इलास्टिसिटी कर्व है वो आपको ये बता रहा होता है कि प्राइस में आप कितना चेंज लेकर आएंगे और उसके नतीजे में आपको कितना तैयार रहना चाहिए है सेल्स ड्रॉप के लिए या सेल्स इंक्रीज के लिए। यानी ये कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी और उसका मुझे इलास्टिसिटी कर्व ये बता रहा है कि उसकी दैट इज समहाउ मोर इलास्टिक इन नेचर, तो आई शुड बी रेडी to I should expect more drop in sales. I should be ready to reduce to the reduced market share of my product. बाकी है कि प्रॉफिट्स तो फिर बंदा बढ़ाता क्यों है, तो उसमें हम लोग एनालाइज ये कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या प्राइस इंक्रीज with the limited market share will be more beneficial as compared to the previous price with the broad market share। यानी ये कि प्राइस इंक्रीज कम मार्केट शेयर के साथ
ज़्यादा बेनिफिशियल है, या जो मार्केट पुरानी प्राइस थी हमारी और वो ज़्यादा मार्केट शेयर दे रही थी, तो उसके साथ हमारा जो सिनेरियो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर इस एस्टिमेशन में मार्केटर्स को, एनालिस्ट को, बिजनेस कंसल्टेंट्स को इनकी ज़रा सी भी गलती होती है और उनकी एस्टिमेशन सही नहीं आ रही होती, तो उसका ही नतीजा निकलता है कि जो हम कह रहे होते हैं कि कंपनीज एकदम से स्लम्प की तरफ चली जाती हैं। उन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाए होते हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ क्योंकि बहुत लिमिटेड डिक्रीज आएगा, बट वो डिक्रीज कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाता है जो उनके लिए बियरेबल नहीं हो रहा होता। साथ के साथ हम लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी लेके डिस्कस किया था। हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का साइज ऑफ बोर्ड को लेके बात की थी। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन फर्दर डिटेल इन सम अदर लेक्चर्स एज वेल। आज हम लोग जो थोड़ा सा डिस्कस करने लगे हैं वो हमारा द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द रेशियो एनालिसिस एंड इफेक्ट ऑफ रेशियोज ऑन on the profitability of an organization. What the ratios depict about the organization, what they reflect about the organization, where do we have to invest and where do we not have to invest. देखो, रिस्क हम लोग जब बात करते हैं तो रिस्क इज द बैलेंस बिटवीन certainty and uncertainty. The greater the uncertainty, the greater is the risk. The greater the risk, the higher the profit margins. ये हमारे पास एक जनरल हम सेइंग कह रहे होते हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मगर ऐसा हमेशा हो ज़रूरी नहीं है। अगर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और अनसर्टेनिटी बिल्कुल 100%, अगर आप अनसर्टेनिटी पे आप बात कर रहे होते हैं तो इट्स लाइक जंपिंग बियॉन्ड द क्लिफ विदाउट एनी प्रिकॉशनरी मेजर्स। आप वहाँ पे फिर ध्यान खुद ये रख रहे होते हैं। जब हम बिजनेस में बात कर रहे होते हैं तो एक एक पैरामीटर, एक एक इंडिकेटर हमें कुछ ना कुछ डिफाइन कर रहा होता है, कुछ ना कुछ आइडिया दे रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इट्स ऑल अबाउट अस, हाउ डू वी इंटरप्रेट द इंडिकेटर्स। ठीक है ना। फाइनेंशियल एनालिसिस भी करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस में हम लोग थोड़ा सा उसमें जा रहे होते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट के डिफरेंट एलिमेंट्स को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, या और मज़ीद फाइनेंशियल एलिमेंट्स को किस तरीके से डील कर रहे होते हैं। रेशियो एनालिसिस सिंपल, हमारे पास रेशियोज आप लोगों ने ये ऑलरेडी हैव स्टडीड इट सो फार एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी इंटरप्रिटेशंस भी आप लोगों ने देखी हुई है कि हम लोगों की कहाँ पे किस तरीके से हो रही होती हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग रिलेट करते चले जाएंगे और फिर हम लोग इंशाल्लाह देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स defining the relation of these ratios with the corporate performance and planning. कि how do we have to plan for the corporate for the joint stock company. Okay, ratio analysis is a quantitative method of gaining insight into a company's liquidity, operational efficiency and profitability by studying its financial statements such as the balance sheet and income statements. Okay, I want you to go through this video for a while. मैम इस वीडियो में तो वॉइस ही नहीं आ रही है।
मैम वीडियो में वॉइस नहीं। Yes. जी क्लास. मैम वीडियो में वीडियो ऑडियो में वॉइस है वो नहीं है। Okay. Let me see. ऑडियो बिल्कुल नहीं आ रही. नो मैम। नॉट एट ऑल। Okay, let me see. Okay, अब आ रही है. बच्चे अब आ रही है? Ratio analysis is a quantitative Yes, ma'am. Okay. analysis of financial information from a company's financial statements or share price. Ratios are key to financial analysis as they provide input for evaluating and comparing a company to its peers or to an industry benchmark. Ratios provide the vital signs used to measure corporate health, allowing investors to drill down to specific aspects of the company's operational status. For instance, the company may be profitable, but certain ratios could indicate that it doesn't manage inventory well or that it has cash flow issues. Financial ratios fall into different categories depending on the parameter being measured. 1. Activity or efficiency ratios. These measure how efficiently a company's day-to-day operations are managing inventory, selling, and producing products, or using assets to generate revenue. Examples include inventory turnover, cost of sales divided by inventory, and working capital turnover, net sales divided by working capital. 2. Liquidity ratios. These measure the flexibility of a company to pay their short-term obligations. Examples include the current ratio, current assets divided by current liabilities, and the quick ratio, current assets minus inventory divided by current liabilities. 3. Solvency ratios. These measure the flexibility of a company to pay long-term obligations and their level of debt. Examples include the debt ratio, total debt divided by total assets, and the financial leverage ratio, total assets divided by total equity. 4. Profitability ratios. These measure the ability of a company to generate profits and revenue. Examples include net profit margin, net income divided by revenue, and return on equity, net income divided by equity. 5. Valuation ratios. These are used to value a company's equity and are often used by analysts to determine if a company is a buy, sell, or hold. Examples include earnings per share, net income minus preferred dividends, divided by average outstanding shares, and the price-earnings ratio, share price divided by earnings per share. Okay. Now, as we have gone through, that was a brief video, ठीक है ना? That was a quick review of all those ratios that you have started so far. There might be a difference in terminology somewhere. कुछ जगहों पे कुछ ratios different तरीके से उनको call किया जाता है या different head में उनको categorize कर दिया जाता है. Ratios का जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि एक organization के अंदर हम लोग जब ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास इसकी importance क्या है, तो उसमें हमारे पास it helps you understand the profitability of an organization, the risk involved while investing in an organization, उस organization के अंदर invest करने में कितना risk है, profit dividends कितना expect कर सकते हैं, equity per share कितना जाएगा, ठीक है ना, earning per share कितना जाएगा, आपके पास क्विक रेशियोज अलग तरीके से डिफाइन कर रहे होते हैं. सो ये मुख्तलिफ रेशियोज होते हैं जिनके ज़रिए हर एनालिस्ट डिफरेंट तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को और स्टेबिलिटी को एनालाइज कर रहा होता है. हर जगह पे हम लोगों ने लास्ट वीक जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमने देखा था कि देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज इन अमेरिका that have the debt structure, very high debt structure, liability totally liability based है और high leverage structure है, उसके बावजूद उनकी standing strong है. उनकी standing strong होने की वजह क्या है? क्योंकि उनका
जो एक्टिविटी रेशियोज है वो भी हाई है। एक्टिविटी रेशियोज जो भी आप लोगों ने जैसे यहाँ पे वीडियो में देखा कि एक्टिविटी रेशियोज दैट डिफाइंस द टर्नओवर वॉल्यूम, और हम लोगों का थ्रू आउट कितना इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है, सेल्स कितनी है, इन तमाम चीज़ों को इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो अलॉन्ग विद द हाई टर्नओवर और हाई एक्टिविटी रेशियोज, अगर आपका डेट रेशियो हाई भी होता है तो वहाँ पे वो चीज़ आपकी स्टेबिलिटी को हिट नहीं करती। Whereas contrary to that, अगर मैं बात करूं कि अगर डेट इक्विटी रेशियो along with low activity, जो हमारा करंट सिनेरियो है इन कोविड-19 के एक्टिविटी रेशियोज एकदम से नीचे आए हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर्स नीचे आए हैं, ये तमाम चीज़ें, तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटीज क्या हो जाती हैं, निगेटिव पे चली जाती हैं, और उस सूरत में उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना किसी भी तौर सेफ नहीं होता। Getting my point? Clear है? Getting through the points, हम लोग बात कर रहे थे compares ratio analysis compares line data from a company's financial statements to reveal insights, how the company is performing over time, and how it should be paired with the other pictures, with broader pictures of a company's financial health. ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेशियोज हम लोग जो यहाँ पे जनरल बात कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस किए थे इन द वीडियो वी हैव डिस्कस सो फार द लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज आपको मालूम है, हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट आर द लिक्विडिटी रेशियोज? मैम हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, और इसके अलावा डे सेल्स आउट। Mustafa, you are not audible anymore. Mustafa, am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, जब अगर किसी एक की आवाज़ थोड़ा सा डूबे तो जस्ट ट्राई टू इन्फॉर्म मी इमीडिएटली कि प्रॉब्लम कहाँ पे लाई कर रही है ना, ताकि मैं फिर या तो अपना नेट चेक करूँ या फिर जो भी है तो हम लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। Okay, any other the one who wants who will complete what Mustafa was saying? Ma'am, liquidity ratios जो है उनकी it's the ability to pay the short term debts. और इसमें जो है वो two types के ratios. Okay, I guess इस थोड़ा सा ना तुम लोगों के माइक्स ऑन होने पे भी थोड़ा सा या तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो उसकी वजह से आप लोगों का जो है वो वॉइस में क्लैरिटी नहीं आ रही। ओके, लिक्विडिटी रेशियोज हम लोगों को ज़ाहिर सी बात है ये कंपनी का क्योंकि हम लोगों ने एक चीज़ ये डिस्कस की कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होती है, लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग देखनी होती है, ख़ास तौर पर स्टेबिलिटी देखनी होती है, तो उसमें हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज आर द फर्स्ट मेजर जो हमारे पास ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि वेदर देयर इज़ अ चांस ऑफ बैंक्रप्सी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है लिक्विडिटी रेशियोज, करंट रेशियो हुआ, क्विक रेशियो हुआ, ये लायबिलिटीज़ को डील कर रहे होते हैं। लायबिलिटीज़ अलॉन्ग विद the ratios that shows the comparison between the liabilities with the assets. अब वो liabilities चाहे short term liabilities चाहे along with the working capital हो, without the along with the inventory हो, without working inventory हो, तो वो आपको अलग अलग तरीक़ों से highlight कर रही होती हैं चीज़ों को कि कंपनी की स्टैंडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना वो अपने उसमें डील कर रहा होता है, कितना स्ट्रॉन्गली और स्टेबल सिनेरियो में अपने आप को डील कर रहा होता है। ख़ास तौर पे ये चीज़ जो है वो बैंक्स के साथ बहुत मायने रखती है, क्योंकि बैंक्स के पास रिगार्डलेस ऑफ देयर फंड्स, अगर इफ़ दे हैव द कैश इन अबंडेंस बट ऑल द कैश इज इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, और वो जो बैंक्स होते हैं वो अपना जो सारे के सारे अमाउंट्स इन्वेस्ट किए हुए होते हैं, तो उस सूरत में उनकी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है। They should have the cash in abundance in order to pay off the amount that is liable to them. Let's say the amount that is deposited by the customers. इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि अगर कोई बैंक किसी वक्त रिफ्यूज़ करता है कि हमारे पास अमाउंट नहीं है, तो वो ज़्यादातर इस तरीके से रिफ्यूज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वो शो भी नहीं करते कि किस वक्त में उनके पास अमाउंट्स कम हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? सॉल्वेंसी रेशियोज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंसी रेशियोज़ आपके पास फिर वही वाली चीज़ कि ये भी वही लायबिलिटी को लेकर डील कर रहे होते हैं।
Solvency compares a company's debt levels with its assets, equity and earnings to evaluate the likelihood of a company staying afloat over the long haul. इसमें हमारे पास सॉल्वेंसी में कहीं ना कहीं जो डेट इक्विटी आपके जो आ रहे होते हैं, डेट इक्विटी रेशियोज भी आ रहे होते हैं. लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में लॉन्ग टर्म डेट्स के साथ हम बात कर रहे होते हैं. डेट इक्विटी रेशियो है, डेट एसेट्स रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो और डेट एसेट्स रेशियो अलग अलग हैं. इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज. सो वन शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हम लोग किस तरीके से हमें बात करनी है. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपको मालूम है, फिर वही वाली बात जैसे अभी हमने बात की थी, आप कितनी एक्टिविटी हो रही है, कितना आप प्रॉफिट मार्जिन शो कर रहे हो, आपका कम सेल्स पे ज़्यादा मार्जिन आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, या आपको ज़्यादा सेल्स पे भी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन अगर एक्यूमुलेट कर रहे हो, या ज़्यादा सेल्स पे कम प्रॉफिट मार्जिन एक्यूमुलेट कर रहे हो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. अच्छा, एक कंपनी के इसी तरीके से एफिशिएंसी रेशियोज, इन्वेंट्री टर्नओवर, अब वही एक्टिविटी रेशियोज को, एफिशिएंसी रेशियोज को, turnover ratio, inventory turnover, and day sales in inventory. Coverage ratios, times interest earn ratio and debt service coverage ratio. Market prospect ratios आपके पास dividend yield per earning ratio, per equity per earning per share and dividend payout ratio. ये सब चीज़ें आपको, अब जैसे मार्केट प्रॉस्पेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं तो उसमें आपको ख़ास तौर पे हमने डिस्कस पहले ये किया था अर्निंग पर शेयर. इसमें जैसे एक आपका रेशो आ रहा है अर्निंग पर शेयर. अगर मैं बात करती हूँ कि हमारे पास आवाज जो है ना कट रही है बहुत ज्यादा. क्लियर है? अब क्लियर है? यस मैम, अब क्लियर है. ठीक है. अच्छा, जैसे हम लोगों ने अर्निंग पर शेयर की बात की, अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी, द रीज़न बिहाइंड टेकिंग द लेवरेज बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर. एक वो ये था कि हमने कहा था पीपल ट्राई टू एक्यूमुलेट मनी. लेवरेज इफेक्ट भी आ रहा होता है, और लेवरेज इफेक्ट क्या है? द एक्यूमुलेशन ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू शेयर होल्डर्स. ऐसे हमने डिस्कस किया था या नहीं किया था? डिस्कस किया था. क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था. यस मैम. ठीक है ना. हमारे पास हम लोगों ने एक बात ये की थी. यस मैम. ठीक है, हम लोगों ने एक बात ये की थी कि whenever you select a particular कैपिटल स्ट्रक्चर, खासतौर पर जब हम एंग्लो अमेरिकन डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि रीज़न जो होता है वो लायबिलिटी बेस्ड रखने का एक तो ये होता है कि आपका इसमें लेवरेज इफेक्ट आ रहा होता है, और लेवरेज इफेक्ट है ही यही कि लिमिटेड शेयर होल्डर्स के हाथ में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा होता है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्निंग पर शेयर, अब अर्निंग पर शेयर अगर हम कह रहे हैं कि डिविडेंड्स 1 लाख आए हुए हैं और शेयर्स जो है वो दे आर फ्यू इन नंबर, दे आर लिमिटेड इन नंबर, तो वो कम शेयर होल्डर्स में ज़्यादा डिविडेंड आएगा. और अगर विद द हाई अर्निंग, विद द हाई डिविडेंड्स along with the high equity will result in limited earning per share. High dividends with high equity will result in limited earning per share. High dividends with low equity will result in high earning per share. यानी ये कि वो अर्निंग पर शेयर, वो जो डिविडेंड टोटल है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द फ्यू शेयर होल्डर्स. तो थोड़ा सा ये जो हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं, ये इन सबको इंटरप्रीट आपको देखना होता है, करना होता है. एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो इन तमाम को समझना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनीज में आप लोग ये देख रहे होते हो कि हम किस तरीके से, ओके वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट सेशन. आप लोगों को अभी तक इसमें कहीं पे कोई क्यूरी अगर हो, वी हैव 2.5 minutes लेफ्ट. नो मैम. ठीक है ना. इसमें कहीं पे कोई हम लोगों ने जो डिस्कस किया रेशियोज को लेके, लायबिलिटी रेशियोज को लेके, या आपका
डेट इक्विटी रेशियोज को लेके इसके इंटरप्रिटेशंस, कहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ ये कैसे ब्लेंड कर रहा है, ये कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम? नो? अच्छा देखो, हमारे पास अब खास तौर पे ये वाले रेशियोज अब हमारे पास इस सिनेरियो में, कोविड के सिनेरियो में कैसे हमें सामने नजर आ रहे हैं। एक तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी, अगर मैं अपेरेंटली एक बिल्कुल सिंपल सी उसमें बात करूं तो हमने कहा था जितना ज़्यादा हैवी लायबिलिटी का स्ट्रक्चर है, वी कैन सी दैट राइट नाउ ऑल दोज कंपनीज दैट हैव हाई लायबिलिटी, बड़ी कंपनीज हैवी लेवरेज के साथ जो थी वो उनकी जो सर्वाइवल है वो इस वक्त डिफिकल्ट हो रहा है एज कंपेयर टू दोज कंपनीज जो बेशक छोटी थी मगर इक्विटी बेस्ड थी, उनकी एग्जिस्टेंस इस वक्त कहीं ना कहीं स्टेबल है। वजह फिर वही आ जाती है कि आपका चाहे कोविड हो, चाहे पेंडेमिक हो, चाहे कोई ग्लोबल थ्रेट हो, कोई ग्लोबल सिनेरियो हो, regardless of any scenario, you have to fulfill the interest payments, you have to make the payments. Production का ना होना कुछ चीज़ों को, certain fixed expenses को, variable expenses को hold कर सकता है, मगर जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं आपके जो fixed expenses हैं miscellaneous, उनको वो चीज़ हैंडल नहीं कर सकती। इसीलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अब कोशिश ये करती हैं कि वो इवन फिक्स्ड जो उस एक्सपेंसेस हैं उनको भी जिस हद तक लायबिलिटी बेस्ड पे लेके जा सकें, सॉरी जिस हद तक वेरिएबल पे लेके जा सकें उतना वो लेके चली जाएं। ठीक है ना? क्लियर है? इसको थोड़ा सा खुद ही अपने दिमाग में रिलेट कीजिए, आपका अपना अपना सेक्टर क्या है, बिकॉज राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस thing. It means you will have to incorporate all these details in your report. ठीक है ना? इसको भी फिर अब आप अपने पास रिपोर्ट का अपने हिस्सा बना लेंगे। ठीक है? क्लियर है? Now we will move on towards the next session. अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। Okay, I'll end the session by myself right